नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही बेहतरीन जो पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है, आप सभी को पता होगा कि पीजीटी के एग्ज़ाम में आपका हिंदी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी से आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें जो पेपर 1 में आपका आ रहा है, ठीक है, जो कि आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूं, जिसमें 25 हिंदी के क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि पीजीटी के छात्रों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए, इस क्लास में हम लोग 25 हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मुझे उम्मीद है, और उसी को लेकर के मैं इस तरह का जो है क्लास सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का अपडेट जॉब से रिलेटेड या फिर क्लासेज मैं हमेशा इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं और देखते हैं कि सेट में क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं और हम लोग कैसा कैसा क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ 25 क्वेश्चंस। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद देखेंगे, यानी कि एक अनुच्छेद यानी एक पैराग्राफ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, पैसेज है हिंदी में। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बहुआयामी भारतीय समाज की स्वतंत्र चिंतन धाराओं के अनुरूप जिस समाज धार्मिक या आर्थिक चक्र का उद्भव हुआ है, वह मूल रूप से न केवल दार्शनिक वरन वैज्ञानिक कसौटी पर खरा था। ठीक है, सामाजिक क्रांति का यह इतिहास चिरकाल से महिलाओं से संबंध रहा है। रूढ़ियों के उन्मूलन या किसी नवीन संस्कृति के उद्भव और विकास में महिला वर्ग ने जो योगदान प्रस्तुत किया है, वह न केवल इन आंदोलनों को व्यापक बनाने में समर्थ हुआ, वरन इसके द्वारा समाज में क्रांतिकारी विचारधारा को स्थायित्व प्राप्त हुआ। ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ उनमें विसंगतियाँ पनपी और दया, प्यार, परोपकार और साक्षात मूर्ति मैत्री, गार्गी, सीता, सावित्री जैसी नारियों का देश रूढ़ियों, जाति पाति, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों का पोषक बन गया। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा के प्रसार के साथ ही उनकी सक्रिय भागीदारी का प्रत्येक क्षेत्र को प्रयास किया गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन इसमें से कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ का नीचे आप क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पैराग्राफ से आपका आंसर है। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिएगा रोक करके अच्छा से, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप लोग का आंसर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है कि धीरे धीरे समय के साथ उनमें विसंगतियाँ पनपी। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि धीरे धीरे समय के साथ उसमें विसंगतियाँ पनपी, वाक्य में विसंगतियाँ किससे संबंध है, यानी विसंगतियाँ किससे संबंध है। सबसे पहले है राजनीतिक क्रांति से, दूसरा है आर्थिक असमानता से, तीसरा है आपका धार्मिक अंधविश्वासों से, और चौथा है आपका सामाजिक कुरीतियों से। ठीक है, आप लोग कुछ समय टाइम ले लीजिए और आप लोग पहले कीजिए कि कौन सा आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी राजनीतिक क्रांति से, राजनीतिक क्रांति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना। अगला क्वेश्चन है आपका मैत्रेयी, गार्गी, सीता और सावित्री अपने किस गुण के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। क्रांतिकारी विचारधारा, प्रेम और परमार्थ भावना, शिक्षा का प्रचार प्रसार या स्वतंत्र चिंतन धारा। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए थोड़ा सा टाइम लेकर, है ना। इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रेम और परमार्थ भावना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा प्रेम और परमार्थ भावना। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ योगदान क्या है। स्वतंत्र चिंतन धारा का विकास, रूढ़ियों का उन्मूलन और सांस्कृतिक विकास, सी में है शिक्षा के प्रचार प्रसार से सक्रिय भागीदारी, और डी में सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक विकास। क्या है बताइए, है ना। थोड़ा टाइम लेकर आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ियों का उन्मूलन और सांस्कृतिक विकास। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए,
थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हम लोग करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के सर्वाधिक सहयोग की अपेक्षा किस क्षेत्र में की गई, ठीक है। तो राजनीति में, धर्म में, संस्कृति में या प्रत्येक क्षेत्र में, किस में की गई बताइए जल्दी, किस में की गई आपके अनुसार क्या हो सकता है, राजनीति में, संस्कृति में, धर्म में या प्रत्येक क्षेत्र में, क्या होगा बोलिए। होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक क्षेत्र में जो है उनसे अपेक्षा करने लगे लोग, है ना। कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के सर्वाधिक सहयोग की अपेक्षा किस क्षेत्र में की गई, तो हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाओं से अपेक्षा की जाने लगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, इसका हेडिंग आप लोग क्या दीजिएगा, क्या शीर्षक इसका हो सकता है, क्या टॉपिक इसका हो सकता है। प्राचीन भारत की नारी, भारतीय नारी, आधुनिक नारी या शिक्षित नारी, बोलिए क्या हो सकता है, जल्दी आप लोग बोलिए, है ना। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका भारतीय नारी, क्या हो जाएगा, सी नंबर, भारतीय नारी। तो इतना था आपका उस पैसेज से। अब देखते हैं ऐसे ही जो व्याकरण से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी व्याकरण आपको जानना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण पर आधारित प्रश्न अब हम लोग देखेंगे, काफ़ी देर से आप लोग इसका वेट कर रहे होंगे क्योंकि पैसेज वाला थोड़ा आपको बोरिंग लगा होगा, उसको आप लोग कर भी लीजिएगा मुझे उम्मीद है, लेकिन व्याकरण में आप लोग फंस जाइएगा। तो चलिए व्याकरण देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए व्याकरण में है आपका पहले कि वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, या कर्म कारक है, कर्ता कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बताइए कौन सा कारक है इसमें कौन सा कारक है बताइए। इसमें है आपका अपादान कारक, क्या कारक है, अपादान कारक, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है, बोलिए प्रति, परि या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बोलिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति, क्या हो जाएगा, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो प्रति, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, नलिन, रसाल, उत्पल या राजीव, है ना। नलिन तो आपका है, उत्पल भी है और राजीव भी है, लेकिन कौन सा आपका नहीं है, तो आपका रसाल नहीं है, ठीक है। रसाल कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा हम लोग ऊपर जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन अगला है 84, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दिनकर होगा, आदित्य होगा, रवि होगा या उपर्युक्त सभी होगा, बताइए क्या हो सकता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपका दिनकर भी होता है, आदित्य भी होता है, रवि भी होता है, यानी उपर्युक्त सभी, है ना, ये हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन आपका कि हे का विपरीत शब्द क्या होगा, ग्राम्य, हार या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए कि हे का विपरीत शब्द क्या हो सकता है ना। तो हे का विपरीत शब्द आपका हो जाएगा ग्राम, क्या हो जाएगा, ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि जिस पर कोई लालछन ना लगा हो, ये देखिए इसमें क्या है कि नीचे प्रत्येक वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो विकल्प सही है उसको चयन कीजिए, मतलब 4 ऑप्शन में आपको चुनना है कि कौन सा आपका सही आंसर है, ठीक है। तो जिस पर कोई लालछन ना लगा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, निर्दोष बोलते हैं, निष्कलंक बोलते हैं, अकलंक बोलते हैं या अकलंकित बोलते हैं, बोलिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निर्दोष, है ना। जिस पर कोई लालछन ना लगा हो वो उसे निर्दोष कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला, है ना, क्या होता है, दीर्घसूत्री, विलंबी या दीर्घदर्शी या अदूरदर्शी, क्या होगा बोलिए। तो हर काम को देर से करने वाले को हम लोग विलंबी कहते हैं, बोलते हैं ना कि कितना विलंब कर रहे हो, तो हर काम को देर से करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विलंबी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि एक के बाद एक क्रम से को क्या बोलते हैं, क्रमहीन, क्रमागत, एककी या अक्रम। ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग इसको बता दीजिएगा, जल्दी से कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्रमागत, क्या हो जाएगा, क्रमागत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः जोड़ योग, मनः जोड़ा योग, मनो जोड़ योग या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो मनोयोग का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः जोड़ योग, यानी ऑप्शन नंबर ए, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, लाली देखन में गई
मैं भी हो गई लाल उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बोलिए कि दो मतलब इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है ना? जल्दी बोलिए कौन सा अलंकार इसमें लगा हुआ है? तो इसमें लगा हुआ है आपका ना अनुप्रास अलंकार लगा है, ना उत्प्रेक्षा, ना रूपक अलंकार, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि या अनुरागी चित्त की गति सु मुझे नहीं कोई उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, अर्थश्लेष अलंकार या यमक अलंकार? कौन सा अलंकार है? जल्दी बोलिए। इसमें आपका है अर्थश्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? अर्थश्लेष अलंकार। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रस है? हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है, हे क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? कौन सा रस है? हास्य रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा रस है इसमें? आप लोग इसको बताइएगा। तो इसमें आपका हास्य रस भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका कौन सा रस है इसमें? तो करुण रस है। कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर सी करुण रस है। करुण रस है इसमें। ठीक है, करुण रस है इसमें। ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है आपका कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लोकोक्ति का आशय क्या है? मतलब इस लाइन का क्या मतलब क्या निकाल रहा है इसका? करेला अधिक कड़वा होता है, करेला के समान व्यक्ति होना, कम बुरा व्यक्ति होना, बुरे से भी अधिक बुरा व्यक्ति होना। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए, है ना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बुरे से भी बुरा, बुरे से भी अधिक बुरा होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं आगे इसका क्या दिया गया है। देखिए आगे है आपका 95 में साक्षर शब्द का विलोम क्या होता है? अपढ़, सुरक्षर, निरक्षर या अशिक्षित? ये तो इजी है, ये तो बोलिए कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसको तो आप लोग थोड़ा टाइम लगा के बोलिए कि इसका सही आंसर आपका क्या हो सकता है। साक्षर का विलोम शब्द, तो साक्षर का विलोम शब्द आपका होगा निरक्षर। क्या होगा? निरक्षर। साक्षर का विलोम शब्द निरक्षर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 96 प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है ना? प्रकाश, उजाला, रोशनी या धूप? ठीक है, तो बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। प्रातःकाल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, तो इसका रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हो जाएगा आपका उजाला। क्या हो जाएगा? उजाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आप लोग सुने होंगे कि मेरा खून खौल उठा, इस तरह से होता है। तो इसका जो है इसका अर्थ क्या होता है? बहुत क्रोध आना, क्रोध रोक न सकना, क्रोध से पागल हो जाना, आंखें लाल हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बहुत क्रोध आना। ठीक है, खून खोलना यानी बहुत क्रोध आना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब इस मुहावरे का आपको क्या अर्थ लग रहा है? इसका क्या अर्थ हो सकता है? कि आपका डर जाना, नींद खुलना, होश में आना या सच्चाई समझ में आना? क्या होगा इसका सही आंसर बताइए, है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा होश में आना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखित, लिखाई, लेखक या लेखनी? ठीक है, क्या इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है? लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी इसकी लिखाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सबसे इजी क्वेश्चन, आज का सबसे आसान और इजी क्वेश्चन। अगर आप इसको नहीं बताइएगा तब तो आपका एग्ज़ाम देना बेकार है। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है। बताइए बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? पुत्री, बेटी, कन्या या लड़की? जल्दी बताइए कि बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। ठीक है, तो बेटा शब्द का स्त्रीलिंग होता है बेटी। क्या होता है? बेटा शब्द का स्त्रीलिंग होता है आपका बेटी। ठीक है, समझ गए। तो यही 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया। प्रैक्टिस 1 था ये, और इसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं हिंदी का आपको लगातार इस चैनल पर कराता रहूँगा। ठीक है, ताकि आपको पीजीटी का पेपर 1 जो है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के बेहतरीन क्लास और इन्फॉर्मेशन के साथ।
तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं इस चैनल पर लगातार देता रहता हूं और कुछ क्लासेस भी कभी कभी इन्फॉर्मेटिव यानी जो आपके लिए उपयोगी है उस तरह का क्लास भी इस चैनल पर देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।